हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का यूनिट 5 जिसमें आपको 2 पार्ट्स गिवन है, डोंट बी एफ्रेड ऑफ द डार्क एंड हेलेन केलर। डोंट बी एफ्रेड ऑफ द डार्क आपकी एक पोएम है एंड हेलेन केलर एक स्टोरी है। तो इस वीडियो में आज हम डोंट बी एफ्रेड ऑफ द डार्क को कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीड करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग करेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द टाइटल ऑफ द पोएम इज डोंट बी एफ्रेड ऑफ द डार्क। डोंट मतलब होता है मत या नहीं, एफ्रेड मतलब होता है डरना और डार्क मीन्स होता है अंधेरा, यानी कि अंधेरे से मत डरो। अंधेरे से हमें वैसे भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि अंधेरा क्या होता है, अंधेरा इज द जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कहीं भी किसी भी जगह पर अगर रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको अंधेरा बोल देते हैं। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। गिवन है डोंट बी एफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, the earth must rest when the day is done. The sun must be harsh but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. बोल रहा है don't be afraid, यानी afraid means डरना और don't मतलब नहीं, तो डरो नहीं या डरो मत। ऑफ द डार्क अंधेरे से, लिटिल वन आपका ये छोटे बच्चे के लिए यूज हुआ है, तो छोटे बच्चे अंधेरे से डरो मत। द अर्थ मस्ट रेस्ट, अर्थ मीन्स आपकी पृथ्वी, रेस्ट मीन्स आराम करना और मस्ट मीन्स होता है जरूर। तो अर्थ मस्ट रेस्ट यानी ये जो धरती है वो जरूर आराम करती होगी या आराम करती है। When the day is done, when यानी कि जब, डे यानी कि जो दिन होता है और डन मतलब खत्म हो जाता है। जब हमारा दिन खत्म हो जाता है तब जो अर्थ है वो जरूर आराम करती होगी। द सन मस्ट बी हार्श, हार्श मतलब होता है कठोर, तो ये जो सन है ये कितना हार्श रहा होगा, कितना कठोर रहा होगा। क्यों? क्योंकि दिन भर वो अपनी सनरेज अर्थ पर डालते रहता है, यानी दिन भर अर्थ पर सनलाइट रहती है। बट मूनलाइट नेवर, लेकिन ये जो मूनलाइट होता है यानी चंद्रमा की जो रोशनी होती है, आपको पता है जब सन की जो रोशनी होती है, धूप होती है, वो कितनी गर्म होती है, बट जो मूनलाइट होती है वो ठंडी होती है। तो बोल रहा है सूरज धरती पर कितना कठोर रहा होगा या कठोर है, बट मूनलाइट नेवर, लेकिन जो मूनलाइट होता है, चंद्रमा की रोशनी होती, चांदनी होती, वो कभी इतनी कठोर नहीं हुई। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, एंड दोज स्टार्स यानी और वो जो तारे हैं, विल बी शाइनिंग वो चमकते रहेंगे, फॉर एवर एंड एवर यानी हमेशा हमेशा के लिए चमकते रहेंगे। नेक्स्ट है बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर, जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, by day it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. बोल रहा है बी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, तो बी फ्रेंड्स यानी दोस्त बन जाओ, विद द नाइट रात के साथ यानी रात के दोस्त बन जाओ। देयर इज नथिंग टू फियर, नथिंग टू फियर यानी डरने की कोई बात ही नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स, केवल अपने जो थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, उन्हें घूमने दो। ट्रैवल मीन्स होता है घूमना, यात्रा करना, तो विचार तो आपके यात्रा करेंगे नहीं। जस्ट लेट योर थॉट्स, अपने जो विचार हैं उन्हें घूमने दो। टू फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के बारे में सोचो। फार एंड नियर, वो दोस्त जो आपके फार यानी दूर रहते हैं, एंड नियर जो आपके पास में रहते हैं। बाय डे यानी जब तक दिन रहता है तब तक, या दिन में। इट डज सीम, इट डज सीम यानी ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट कि आवर ट्रबल्स वोंट सीज, आवर ट्रबल्स यानी हमारी जो परेशानी, हमारी जो मुसीबतें हैं, वोंट सीज, सीज मीन्स होता है खत्म होना और वोंट का मतलब होता है नहीं। तो दिन, जब तक कि दिन रहता है तब तक ऐसा लगता है कि जो हमारी परेशानी है वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। बट एट नाइट, लेकिन रात में, लेट एट नाइट और देर रात में, द वर्ल्ड इज एट पीस, ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये किस में रहती है, ये पीस में रहती है, यानी ये शांति रहती है। आपने भी देखा होगा कि रात में चारों तरफ कितनी सन्नाटा हो जाता है, एकदम शांति सी हो जाती है। तो यही आपके पोएट ने बताना चाहे कि रात में ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया शांत हो गई है। तो ये जो पोएम है ये लिखी है आपके रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने और भी बहुत सारी स्टोरीज और पोएम्स लिखी हुई हैं, तो कभी अगर आपको चांस मिले पढ़ने का तो आप ज़रूर पढ़िएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग सी इन्होंने पोएम्स और स्टोरीज लिख रखी है। लेट्स रीड आवर पोएम वन मोर टाइम।
Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. So, एफ्रेड मीन्स होता है डरना, लिटिल वन यानी छोटे बच्चे के लिए यूज हुआ है, रेस्ट मीन्स आराम करना, हार्श कठोर, मूनलाइट चांदनी, शाइनिंग चमकना, फॉर एवर एंड एवर हमेशा हमेशा के लिए, फियर डरना, थॉट विचार, ट्रैवल घूमना या यात्रा करना, फार दूर, नियर पास, ये दोनों आपके अपोजिट्स हैं, एंटोनिम्स हैं। और सेम मीन्स होता है लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। ट्रबल्स मीन्स मुसीबतें या परेशानी, सीज मतलब खत्म हो जाना, रुक जाना, पीस मतलब शांति और वर्ल्ड मीन्स दुनिया। यहाँ पर ही आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, जैसे एफ्रेड मीन्स डरना, डार्क मीन्स अंधेरा, रेस्ट मीन्स आराम करना, हार्श मतलब कठोर, फॉरएवर मीन्स हमेशा, ट्रबल्स मतलब परेशानी और सीज मतलब रुक जाना। चलते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज पर। फर्स्ट आपको गिवन है रीडिंग इज फन यानी पढ़ना मज़ेदार है, और आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएम अबाउट। व्हाट इज क्या, पोएम यानी जो कविता है आप पढ़ के आए हो अभी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अबाउट यानी बारे में। तो ये जो कविता है ये किसके बारे में है। तो आपने पोएम पढ़ा है, पूरी पोएम में आपको बस इन्होंने एक ही बात बताई है कि हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। तो आप अपना आंसर लिखेंगे द पोएम इज अबाउट डोंट बी एफ्रेड ऑफ द डार्क, यानी जो कविता है वो अंधेरे से ना डरने के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What happens when the day is over? What happens क्या होता है, when यानी जब, day is over जब दिन खत्म हो जाता है तब क्या होता है। तो जब दिन खत्म हो जाता है तब रात आ जाती है। तो आप अपना आंसर लिखेंगे what happens की जगह लिखेंगे night comes when the day is over। नेक्स्ट क्वेश्चन है what does the earth do when the day is over? What does क्या करती है, the earth यानी पृथ्वी, do What does the earth do यानी पृथ्वी क्या करती है, when यानी जब, the day is over दिन खत्म हो जाता है। तो अर्थ मस्ट टेक्स रेस्ट, अर्थ जो है वो जरूर आराम करती होगी जब दिन ओवर हो जाता है। तो आप अपना आंसर लिखेंगे द अर्थ और डू की जगह लिखेंगे मस्ट रेस्ट, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट। व्हाट डज द पोएट कवि, वांट यानी चाहता है, अस मीन्स हमसे, टू डू एट नाइट रात में क्या करना चाहिए। तो आपने कविता ऊपर पढ़ी थी कि पोएट हमसे क्या चाह रहा था कि हम अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं उनको ट्रैवल करने दें, उन्हें घूमने दें। किस लिए, अपने फ्रेंड्स के बारे में, उनके बारे में सोचे जो कि हमारे फार हैं यानी दूर रहते हैं, एंड नियर यानी जो हमारे पास हैं। तो जो हमारे पास और दूर के दोस्त हैं हमें रात में उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपका प्रेजेंट में पूछा है इसलिए आप आंसर भी प्रेजेंट में देंगे। द पोएट वॉन्ट्स अस टू, डू की जगह आप लिखेंगे थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एट नाइट, या फिर आप इतना भी लिख सकते हो टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स हु लिव एट फार एंड नियर एट नाइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द पोएम अबाउट। द पोएम इज अबाउट नॉट टू एफ्रेड ऑफ द डार्क, यानी अंधेरे से ना डरने के बारे में ही हमारी पोएम दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट हैपन व्हेन द डे इज ओवर, क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर जब दिन खत्म हो जाता है। नाइट कम्स रात आ जाती है, व्हेन द डे इज ओवर जब दिन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर, अर्थ यानी धरती क्या करती है जब दिन खत्म हो जाता है। द अर्थ टेक्स रेस्ट, धरती भी आराम करती है व्हेन द डे इज ओवर जब दिन खत्म हो जाता है। व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट, जो पोएट है, कवि है, वो हमसे क्या चाहता है कि हमें रात में क्या करना चाहिए। द पोएट वांट अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स हु लिव नियर एंड फार फ्रॉम अस एट नाइट, या फिर आप इतना लॉन्ग नहीं लिखना चाहते तो आप इतना भी लिख सकते हैं द पोएट वांट अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एट नाइट, इतना आप हटा सकते हो यहाँ हु लिव नियर एंड फार फ्रॉम अस से।
यहाँ तक आप हटा सकते हो, इतना शॉर्ट में भी लिख सकते हो। द पोएट वांट अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आर दी सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। आर दी सेंटेंसेस, ये यहाँ पर ये जो आपको 3 सेंटेंस दिए गए ए, बी एंड सी, पूछ रहा है ये ट्रू है यानी सही है या फॉल्स यानी गलत है। फर्स्ट पूछा है, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी एफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। द पोएट टेल्स यानी कवि कहता है द चाइल्ड बच्चे से, टू बी एफ्रेड कि डर जाओ, व्हेन इट इज डार्क जब अंधेरा हो तब तुम डर जाओ। क्या पोएट ने ये बात बोली हमारी पोएम में? ये बात नहीं बोली। पोएम में पोएट तो खुद ही बोल रहा है डोंट बी एफ्रेड, डोंट लगा हुआ है यानी कि अंधेरे से डरना नहीं है। तो ये वाली बात आपकी क्या हो गई? ये आपकी फॉल्स हो गई, तो आप यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है, द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। द पोएट सेज यानी कवि कहता है दैट कि स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, ये जो स्टार्स हैं, तारे हैं, ये हमेशा चमकते रहेंगे रात में। तो ये बात आपकी सही है, ये ट्रू लगा देंगे। आपका वहाँ पे दिया भी था फॉर एवर एंड एवर द स्टार्स विल शाइन। नेक्स्ट है, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क। द पोएट टेल्स यानी ये जो कवि है वो कहता है द चाइल्ड यानी बच्चे से टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स। टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के बारे में सोचो, आफ्टर बाद में, इट इज डार्क यानी जब डार्क हो जाए, अंधेरा हो जाए, उसके बाद पोएट कहता है उस बच्चे से कि अपने दोस्तों के बारे में सोचो। तो ये वाली बात भी सही है कि पोएट ने यही बोला था कि अपने दोस्त के बारे में सोचो जो कि तुमसे नियर है यानी तुम्हारे पास रहता है, या फिर वो जो तुमसे दूर रहता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी एफ्रेड व्हेन इट इज डार्क, ये फॉल्स हो गया। द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, ट्रू हो गया। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क, ये बात आपकी ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट गिवन है वर्ड बिल्डिंग यानी शब्द बनाओ। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग वर्ड्स बीच में प्लस साइन के साथ दिख रहे हैं, आपको इन्हें कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाना है। जैसे मून मतलब होता है चंद्रमा और लाइट मीन्स होती है रोशनी, और इन दोनों को जब कंबाइन करके मूनलाइट बनाते हैं तो इसका मतलब होता है चांदनी। गुड मीन्स होता है अच्छा, और नाइट मीन्स होता है रात, और गुड नाइट को जब मिला देते हैं तो ये आपकी विश हो जाती है गुड नाइट यानी शुभ रात्रि। नेक्स्ट होता है वाटर यानी पानी, और फॉल मीन्स होता है गिरना, और जब वाटर और फॉल को एक साथ मिलाकर वाटरफॉल पढ़ते हैं तो इसका मतलब हो जाता है झरना। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, फास्ट मतलब होता है जल्दी, और ब्रेकफास्ट को जब एक साथ मिलाकर ब्रेकफास्ट बना देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नाश्ता, मॉर्निंग में खाया जाने वाला मील। नेक्स्ट है आपका डे, और ये है ब्रेक। डे मतलब होता है दिन और ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, और जब इन दोनों को साथ में मिला देते तो आपका बन जाता है डे ब्रेक, यानी जो आपको बीच में रिसेस का टाइम मिलता है। नेक्स्ट है आपका रेन एंड बो। रेन मीन्स होता है बारिश और बो मतलब होता है धनुष। जब एक साथ आप इनको मिला देते हैं तो आपका जो वर्ड बनता है वो हो जाता है रेनबो यानी इंद्रधनुष। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो आप इस खाली जगह पर अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। मून एंड लाइट, मूनलाइट। गुड एंड नाइट, गुड नाइट। वाटर एंड फॉल, वाटरफॉल। ब्रेक एंड फास्ट, ब्रेकफास्ट। डे एंड ब्रेक, डे ब्रेक। रेन एंड बो, रेनबो। नेक्स्ट आपको गिवन है फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज द अपोजिट ऑफ। फाइंड अ वर्ड, आपको इसी पोएम में से एक शब्द ढूंढना है विच इज द अपोजिट, जो कि इन सारे वर्ड्स के अपोजिट हो यानी उल्टा अर्थ रखता हो। जैसे पहला है वॉर। वॉर मतलब होता है युद्ध या लड़ाई, तो वॉर का अपोजिट आपकी पोएम में गिवन है पीस यानी शांति। नेक्स्ट है आपका लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश या रोशनी, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है अंधेरा, जिसके बारे में आपकी पूरी पोएम दी हुई है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डार्क। नेक्स्ट है एनिमीज। एनिमीज मतलब होता है दुश्मन या शत्रु, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका फ्रेंड्स यानी कि दोस्त या मित्र। नेक्स्ट है आपका नाइट यानी कि रात, इसका अपोजिट हो जाएगा डे यानी कि दिन। नेक्स्ट है आपका जेंटल। जेंटल मतलब होता है सौम्य या कोमल, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका हार्श यानी कठोर। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट यानी शुरू करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एंड यानी कि खत्म करना। वॉर का पीस हो जाएगा, लाइट का डार्क, एनिमीज का फ्रेंड्स, नाइट का डे, जेंटल का हार्श, स्टार्ट का एंड। नेक्स्ट गिवन है लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। कविता में आए हुए इन शब्दों को देखिए, जैसे डोंट, वोंट। आपको ये 2 वर्ड्स दिए गए डोंट और वोंट।
हेयर आर दियर फुल फॉर्म्स। डोंट का हो जाता है डू नॉट और वोंट का हो जाता है विल नॉट। तो ये जो आपके डोंट और वोंट हैं इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी कि शॉर्ट कर दी गई हैं, इनको छोटा करके लिख दिया गया है। अब बोल रहा है नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन दिए गए वर्ड्स के यहाँ पर फुल फॉर्म लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका डिडंट, तो जब आप इसको फुल फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा डिड नॉट। नेक्स्ट है शुडंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा शुड नॉट। नेक्स्ट है वुडंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वुड नॉट। नेक्स्ट है कुडंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कुड नॉट। नेक्स्ट है मस्टनट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मस्ट नॉट। डिडंट का डिड नॉट, शुडंट का शुड नॉट, वुडंट का वुड नॉट, कुडंट का कुड नॉट, मस्टनट का मस्ट नॉट। नेक्स्ट आपको गिवन है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपके बात करने वाले हैं, यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आर यू एफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई। आर यू एफ्रेड, क्या तुम डरते हो, ऑफ द डार्क यानी अंधेरे से, वाई क्यों। तो आप अंधेरे से क्यों डरते हो, तो अगर आप अंधेरे से डरते हो तो आप अपना आंसर लिखोगे यस, और क्यों डरते हो उसका एक्सप्लेनेशन दे दोगे। और अगर आप नहीं डरते हो तो आप लिख दोगे नो। हम अंधेरे से क्यों डरते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिखता नहीं है, तो आप अपना आंसर लिख देंगे यस बिकॉज वी कांट सी एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डू यू डू वेन इट इज डार्क। वॉट डू यू डू, तुम क्या करते हो, वेन इट इज डार्क, जब अंधेरा होता है। तो जब अंधेरा होता है तब तुम क्या करते हो, तो हम अंधेरे को दूर भगाने वाली चीज़ें, जैसे रोशनी करने वाली चीज़ों को ढूंढने लगते हैं। जैसे आपका टॉर्च हो गया, कैंडल्स हो गया, मैच स्टिक हो गया। तो आप लिखेंगे आई फाइंड टॉर्च, कैंडल्स, मैच स्टिक्स एटसेट्रा व्हेन इट इज डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, टेल योर पार्टनर अबाउट इट। हैव यू एवर, क्या तुम कभी, बीन वेरी फ्राइटेंड, इतना ज़्यादा डर गए हो, क्या तुम बहुत ज़्यादा कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगा हो। टेल योर पार्टनर, पार्टनर मतलब आपका जो दोस्त है, आपका फ्रेंड है, उसको बताओ इसके बारे में। किसके बारे में, जब आप डर गए थे बहुत ज़्यादा। तो अगर आप कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा डर गए हो तो आप उसके बारे में बताओ, और अगर आप नहीं डरे तो आप नहीं बताएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन था आर यू एफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई। Yes, I am afraid of the dark because I can't see anything in the dark. मैं इसलिए डरता हूँ क्योंकि मुझे रात में कुछ दिखता नहीं है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What do you do when it is dark? तुम क्या करते हो जब अंधेरा हो जाता है। तो हम रोशनी करने वाली चीज़ों को ढूंढते हैं। I try to find torch, candles, matchsticks when it is dark to make light, यानी रोशनी करने के लिए हम इन सारी चीज़ों को ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्या तुम कभी इतना ज़्यादा डरे हो, अगर डरे हो तो अपने दोस्त को बताओ। तो ये आपको खुद करना है कि अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा डर लगा है तो आप अपने दोस्त को बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है से अलाउड, यानी ज़ोर से कहो। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ टी, राइम्स विथ सीज एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ। व्हाट इज द वर्ड, वो शब्द क्या है, दैट स्टार्ट्स विथ टी, जो कि टी से शुरू होता है, राइम्स विथ सीज। राइम आपका वही होता है जो सुनने में एक जैसा लगता है, जो सुनने में सीज के जैसा लगता है और टी से शुरू होता है। और एंड मीन्स जिसका मतलब होता है टू प्लेफुली मेक फन ऑफ, खेल खेल में मेक फन ऑफ, किसी का मजाक बना देना। तो इसे हम बोलते हैं टीज। टीज का मतलब होता है किसी दूसरे को सताना, खेल खेल में उसका मजाक बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड, वो शब्द क्या है, दैट स्टार्ट्स विथ सी, जो कि सी से शुरू होता है, राइम्स विद नियर, राइम यानी जो नियर के जैसा सुनने में लगता है, एंड फियर, नियर और फियर के जैसा सुनने में लगता है, एंड मीन्स इजी टू सी, और जिसका मतलब होता है इजी टू सी यानी जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, हियर यानी सुन सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझ सकते हैं। ये वाला वर्ड आपका कौन सा है, ये वर्ड है आपका क्लियर। क्लियर मतलब होता है साफ। तो साफ जो है क्लियर वो आपका राइम कर रहा है नियर और फियर के साथ, और जिसका मतलब है इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड। What is the sound that starts with T, rhymes with C's and means to playfully make fun of? तो ये आपका आंसर हो जाएगा टीज।
And what is the word that starts with C, rhymes with near and fear and means easy to see, hear and understand? तो ये आपका आंसर हो जाएगा clear. नेक्स्ट गिवन है से टी टी टी, आपको टी 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 बोलना है. थर्ड पूछ रहा है वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच. वेयर डिड यानी कहाँ पर, टिप ऑफ द टंग ये जो आपके टंग का आखिरी जो पॉइंट है जहाँ पर आपकी टंग खत्म होती है उसका ये जो टिप है वो कहाँ पर टच करता है. तो आप बोलकर देख लीजिए टी टी टी. तो ये जो टी बोलने पे जो हमारी टंग का टिप है ये हमारे जो माउथ है उसके पैलेट को यानी उसकी रूफ को टच करता है, छत को टच करता है. तो आप लिख देंगे रूफ ऑफ द माउथ. नेक्स्ट है लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ. CAT कैट, कैट. आपको ये बार बार बोलना है और इसको सुनना भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड. डिड यू हियर क्या तुमने सुना, व्हाट योर टंग डिड तुम्हारी जीभ ने क्या किया. तो हाँ हमने सुना माई टंग मेक अ ट साउंड. जब भी आप ट बोलते हो तो हमारी जो टंग होती है वो क्या करती है, वो टी की साउंड बनाती है. यानी वो जो हमारी टंग की टिप है वो हमारे रूफ ऑफ द माउथ यानी कि पैलेट को, माउथ पैलेट को ऊपर टच कर देती है और तुरंत नीचे आ जाती है. नेक्स्ट बोला है से दीज वर्ड्स एंड फील योर टंग डज व्हेन यू से. आपको ये सारे शब्द बोलने हैं और एंड फील और महसूस करना है व्हाट योर टंग डज तुम्हारी जीभ क्या करती है. व्हेन यू से टो, टॉप, टाई, टेन. तो ये सारे वर्ड्स में जहाँ जहाँ पर भी आपका टी आता है तो सेम आपका काम करती है, रूफ ऑफ द माउथ को टच करती है हमारी टंग की जो टिप है और वो तुरंत नीचे आ जाती है. फर्स्ट क्वेश्चन था वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, तो रूफ ऑफ द माउथ. लिसन एंड रिपीट कैट, तो वो आपने कर ही लिया, कैट को बार बार बोल के देख लिया और सुन के भी देख लिया. नेक्स्ट था डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड, तो यस माई टंग स्ट्राइक द रूफ ऑफ द माउथ एंड मेक टी साउंड. जो हमारी टंग की टिप थी उसने क्या किया था, हमारे रूफ ऑफ द माउथ को स्ट्राइक किया था और उसके बाद उसने टी की साउंड बनाई. से दीज वर्ड्स एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से टो, टॉप, टाई, टेन. तो हमारी जो टंग है वो क्या करती है, हमारे रूफ ऑफ द माउथ को टच करती है और वापस से नीचे आ जाती है यानी स्ट्राइक कर देती है. नेक्स्ट गिवन है वर्क इन पेयर्स, जोड़े बनाइए यानी आपको ग्रुप बनाना है, पेयर बनाना है और फिर उस पर काम करना है. मेक द कफ साउंड, आपको ये जो कफ है इसको बोलकर देखना है कफ. आई केम डाउन, आई कफ्ड, क क क क. एंड कफ अगेन, क क क क. इन्होंने बोला है आपको बस कफ की साउंड बनानी है. डिड यू हियर द के साउंड, क्या आपने के साउंड को सुना. एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक, अब ये जो बुक जब आप शब्द बोलते हो तब इसके एंड में आपको क साउंड सुनाई देती है और जब आपने कफ बोला तो आपके कफ बोलने के स्टार्टिंग में आपको क साउंड सुनाई दिया. रिपीट, अब आपको इन सारे वर्ड्स को रिपीट करना है जैसे बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक. All these words start with the same sound. Kangaroo, key, curtain, kind, king और kitten. तो यहाँ पर आपने देखा ये जो आपका क साउंड है ये सी की भी साउंड आपकी क होती है और के की भी साउंड क होती है. बट यहाँ पर आपको एक रूल पता होना चाहिए कि जो साउंड ऑफ क होती है यानी क की साउंड हमारा सी भी देता है और हमारा के भी देता है एंड एट द सेम टाइम हमारा सी और के ये दोनों देता है. बट जब सी के बाद आपको ए, ओ या यू देखने को मिलता है तब जो सी की साउंड होती है वो हो जाती है क की. जैसे कर्टेन हो गया, कफ हो गया, कार हो गया, कैप हो गया. तो इन सब में आपको सी के बाद ए, ओ या यू देखने को मिल रहा है. लेकिन जब सी के बाद आपको ई या आई देखने को मिलता है अब जो सी होता है वो साउंड बनाता है स की. जैसे सीलिंग, CEILING होता है. सर्कस, CIRCUS होता है. तो इसमें आपको सी के बाद ई और आई देखने को मिल रहा है. लेकिन जो के है, के ऑलवेज गिव्स द साउंड ऑफ क.
तो वो जो साउंड ऑफ क है वो आपका सी भी देता है और के भी देता है। तो के तो आपका ऑलवेज साउंड ऑफ क ही देता है, बट ये जो सी होता है ये समटाइम्स स की साउंड देता है और समटाइम्स क की साउंड देता है। तो जब भी आपको सी के बाद ए, सी के बाद ओ, सी के बाद यू लगा हुआ दिखेगा तो सी की साउंड क की होगी, और जब आपको सी के बाद ई या फिर सी के बाद आई लगा हुआ दिखेगा तब सी की साउंड सा की हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है टीम टाइम, यानी आपको टीम बनानी है, ग्रुप्स बनाने हैं। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, यानी कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हों उन्हें 4 इक्वल ग्रुप में बांट दीजिए। नेक्स्ट है इमेजिन द लाइफ विदाउट सन। अब आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि अगर सूरज ना होता तो हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी कैसी होती। तो अगर सूरज ना होता तो क्या होता, चारों तरफ अंधेरा होता, तो देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर। एंड क्या होता, अगर सन नहीं होता तो कोई प्लांट नहीं होता, कोई ट्रीज नहीं होता, तो देयर विल बी नो प्लांट एंड नो ट्रीज। एंड अगर आपका प्लांट और ट्रीज नहीं होता तो देयर विल बी नो ऑक्सीजन, नो फूड, एंड देयर नो लाइफ वुड बी पॉसिबल। नेक्स्ट गिवन है What are the things that may happen if there is no sunlight? What are the things, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, that may happen, जो हो सकती हैं if, अगर there is no sunlight, अगर कोई सूरज की रोशनी ना हो, कोई धूप ना हो, तब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। तो सेम, अगर हमारी सनलाइट नहीं होगी तो भी क्या होगा, there will be darkness, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। एंड प्लांट्स विल डाई, जो अगर सूरज नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, अपना फूड नहीं बना पाएंगे, तो प्लांट्स मर जाएंगे, प्लांट्स विल डाई। एनिमल्स विल डाई, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, तो एनिमल्स विल डाई एंड देयर विल बी नो लाइफ, और कोई ज़िंदगी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज़ इन योर नोटबुक। डिस्कस करिए इसको अपने ग्रुप के साथ और अपने आइडियाज़ को अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था इमेजिन लाइफ विदाउट सन। इमेजिन करिए अपनी लाइफ को विदाउट सन, तो देयर विल बी कोल्ड, यानी अगर सन नहीं होगा तो सनलाइट नहीं होगी, और सन की सनलाइट गर्म होती है, तो अगर गर्मी नहीं होगी तो हर तरफ ठंडा हो जाएगा, देयर विल बी कोल्ड। एंड डार्कनेस एवरीवेयर, हर तरफ अंधेरा हो जाएगा। देयर विल बी नो प्लांट, कोई प्लांट नहीं होगा, कोई ट्री नहीं होगा, कोई एनिमल नहीं होगा, कोई ह्यूमंस नहीं होगा। एंड नो लाइफ विल बी पॉसिबल, और जीवन ही असंभव हो जाएगा अगर हमारे बीच में से सन को हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट। व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं इफ, अगर देयर इज नो सनलाइट, अगर कोई सनलाइट ना हो तो क्या क्या होगा। तो देयर विल बी कोल्ड एंड डार्कनेस एवरीवेयर, हर तरफ अंधेरा और ठंडी हो जाएगी। प्लांट्स विल डाई, एनिमल्स विल डाई एंड देयर विल बी नो लाइफ, हर कोई मर जाएगा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड हम लोग भी। एंड देयर विल बी नो लाइफ, और कोई जीवन ही नहीं होगा। नेक्स्ट गिवन है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। गिवन है द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड, fill in the yellow tea cups with similar sounding words, note the example given। रेड टी कप्स आर फिल्ड, ये जो रेड टी कप्स हैं ये फिल्ड हैं विद अ पर्टिकुलर वर्ड, इन सब पर आपको एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है। फिल इन द येलो टी कप्स विद द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, सिमिलर साउंडिंग यानी वही आपको राइमिंग वर्ड जो होते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड से इनको फिल कर देना है। ये जो येलो वाले कप्स हैं इनको, नोट द एग्जाम्पल गिवन, एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर आपको करके भी दिखाया है। टू का जो राइमिंग वर्ड है वो कौन सा है, टू। ये वाले टू का मतलब होता है भी, और इस वाले टू का मतलब होता है दो। नेक्स्ट आपको गिवन है वन, ओ एन ई, वन का मतलब होता है एक, और वन से मिलता जुलता सिमिलर साउंडिंग वर्ड है आपका वन। डब्ल्यू ओ एन, उस वन का मतलब होता है जीतना, यानी विन की पास्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट आपको गिवन है डी डबल ई आर, डियर। डियर का मतलब होता है हिरन, और इसका सिमिलर साउंडिंग वर्ड होता है डियर, डी ई ए आर, डियर। डियर मीन्स होता है प्यारा। नेक्स्ट है सन, एस ओ एन, इसका मतलब होता है बेटा या पुत्र, और इसका जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड है वो भी है आपका सन, तो वो होता है एस यू एन वाला, और उसे बोलते हैं हम सूरज। टू मीन्स होता है बी, और सिमिलर साउंडिंग वर्ड हो गया टू, इसका मतलब होता है दो। वन मीन्स होता है एक, और सिमिलर साउंडिंग वर्ड वन मीन्स होता है जीता।
नेक्स्ट है डियर, इसका मतलब होता है हिरन और सिमिलर साउंडिंग वर्ड है डियर यानी कि प्यारा। नेक्स्ट है सन यानी पुत्र या बेटा और इसका सिमिलर साउंडिंग वर्ड है सन। सन मीन्स होता है सूरज। नेक्स्ट गिवन है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। आपको इन सारे सेंटेंसेस को फिल करना है। चूजिंग द राइट वर्ड, आपको यहाँ पर दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी इन्हीं में से आपको चूज करना है। ये सारे आपके राइमिंग वर्ड हैं, इनके साथ आपको इन सेंटेंसेस को फिल कर देना है। जैसे फर्स्ट है द सम वॉज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट। द सम वॉज डैश डिफिकल्ट। अब ये दो वर्ड आपको दिए गए हैं, ये वाला टू मतलब दो और ये वाले टू का मतलब होता है भी या बहुत ज़्यादा। तो सम वॉज टू डिफिकल्ट यानी ये वाला टू आ जाएगा, टू TOO टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। ओनली टू TOO टू, केवल दो बच्चे ही, दो स्टूडेंट्स ही इसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं वन और वन। ये वाले वन का मतलब होता है एक और इस वाले वन का मतलब होता है जीता। तो देयर वॉज ओनली एक बॉय, वन बॉय हु वन द प्राइज, जिसने की प्राइज जीता। तो फर्स्ट वाले में आपका ONE1 आ जाएगा और नेक्स्ट वाले में आपका WON आ जाएगा। नेक्स्ट है द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम। द गोल्डन, गोल्डन कलर का क्या होगा, डियर होगा। तो यहाँ पर आपका DEER आ जाएगा, डियर हिरन वाला। एंड वॉज वेरी डियर, डियर मीन्स होता है प्यारा। तो जो गोल्डन डियर था यानी सुनहरा वाला हिरन था, वो उसको बहुत डियर था यानी प्यारा था। नेक्स्ट है रामूज डैश लव्ड टू प्ले इन द डैश। रामूज, अब रामूज की बात हो रही है तो सन ही आएगा, रामू का बेटा। रामूज सन, SON सन। लव्ड टू प्ले इन द सन यानी वो उसको सूरज की रोशनी में या धूप में खेलना पसंद है, तो आपका SUN आ जाएगा यहाँ पर। द सम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली टू स्टूडेंट्स कुड डू इट। नेक्स्ट है देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वन द प्राइज। द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम। रामू's son loved to play in the sun. लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। फर्स्ट गिवन है रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, बी एज क्वाइट एज यू कैन। रिलैक्स योर फीट, अपने पैरों को आपको आराम देना है, लेग्स को भी, एंड एंटायर बॉडी यानी पूरी बॉडी को रिलैक्स मोड पर आपको छोड़ देना है। बी क्वाइट और चुप हो जाना है, एज यू कैन इतना शांत हो जाओ जितना कि तुम हो सकते हो। नेक्स्ट है लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू। लिसन करना है, सुनना है, टू द साउंड्स उन आवाज़ों को, अराउंड यू यानी जो आपके चारों ओर आवाज़ें हैं आपको उन्हें सुनना है। नेक्स्ट है टेल योर पार्टनर सॉफ्टली। अपने दोस्त को सॉफ्टली यानी धीमे से बताओ व्हाट यू हर्ड, जो तुमने सुना। एंड आस्क और पूछो व्हाट डिड यू हियर यानी उसने क्या सुना। अपने पार्टनर से पूछो तुमने क्या सुना। नेक्स्ट है लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड्स। लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट यानी अपने पार्टनर को बात करते हुए सुनो और कॉपी दो साउंड और उन साउंड्स को कॉपी करो। नेक्स्ट है रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्ट साउंड्स। यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और बोल रहा है इनको जोर से पढ़िए और उसके बाद इनको डिवाइड करिए लाउडर साउंड्स में और सॉफ्टर साउंड्स में। गिवन है क्लैपिंग हैंड्स यानी जब तालियां बजती हैं तो उसकी आवाज कैसी होती है, लाउड साउंड होती है कि सॉफ्टर साउंड होती है। तो जब तालियां बजती है तो जोर से बजती है, हमको जोरों से सुनाई देता है। तो क्लैपिंग साउंड्स कैसी हो जाएगी, लाउड साउंड्स। अब वर्म मूविंग, वर्म यानी कि जो कीड़ा होता है अगर वो चल रहा होता है तो उसकी साउंड कैसी होती है, लाउड या सॉफ्टर। तो उसकी साउंड सॉफ्टर होती है क्योंकि उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। स्टैम्पिंग फीट, जब पैर से आप स्टैम्प कर रहे होते हो तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, ये लाउड होती है। नेक्स्ट है अब बड ब्लूमिंग, बड यानी कि जो कली होती है वो ब्लूम कर रही होती है, खिल रही होती है, तो इसकी हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती, ये सॉफ्टर होती है। अब बटरफ्लाई फ्लाइंग, जब तितली उड़ रही होती है तो उसकी भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, ये भी सॉफ्टर साउंड्स है। अब फीदर ड्रॉपिंग, अगर कोई पंख ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है या गिर रहा होता है तो उसकी भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, ये भी एक सॉफ्टर साउंड है। एन आंट वॉकिंग, एक चींटी चल रही है उसकी भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, सॉफ्टर साउंड। अ कार मूविंग, एक गाड़ी चल रही है इसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है तो ये लाउड में चला जाएगा।
द विंड ब्लोइंग, हवा चल रही है, इसकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती तो सॉफ्टर में चला जाएगा। श, इसकी भी साउंड हमें नहीं सुनाई देती तो ये सॉफ्टर साउंड हो जाएगा। विस्पर यानी धीरे से फुसफुसाना, इसकी भी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती तो ये भी सॉफ्टर साउंड है। टिपटो यानी कि जब आप अपने ये जो हील्स है इसको उठाकर अपने टोस पर चलते हो तो हम उसे बोलते हैं टिपटो, तो इसकी भी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती। नेक्स्ट है अ लीफ फॉलिंग, एक जो पत्ती है वो ऊपर से गिर रही है तो इसकी भी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगी तो ये सॉफ्टर साउंड है। तो आप इस टेबल को यहाँ पर फिल कर लेंगे। द साउंड ऑफ क्लैपिंग हैंड, स्टैम्पिंग फीट, a car moving are loud, but a worm booming, a bud blooming, a butterfly flying, a feather dropping, an ant walking, the wind blowing, shh, whisper, tiptoe, a leaf falling are the softer sounds. नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक पोएम दी गई है, डोंट गिव अप। डोंट यानी कि मत, और गिव अप मतलब होता है हार। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को, हार मान लेना, तो हार मत मानो। आपकी नेक्स्ट पोएम है, गिवन है इफ यू कीप ऑन गोइंग, इफ यू अगर तुम, कीप ऑन यानी जारी रखोगे, लगातार कोई काम करते रहोगे, क्या चीज, गोइंग यानी चलना जारी रखोगे, एंड नेवर स्टॉप, एंड यानी कि और, नेवर यानी कभी नहीं, स्टॉप यानी रुकना और कभी नहीं रुकोगे। अगर तुम चलना जारी रखोगे और कभी नहीं रुकोगे, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन तुम कर सकते हो, कीप ऑन यानी जारी रखना, गोइंग यानी तुम अपना जो भी काम कर रहे हो वो जारी रख सकते हो। यू कैन मेक इट टू द टॉप, यू कैन मेक इट तो तुम इसे कर सकते हो, तुम इसे संभव बना सकते हो। मेक इट यानी संभव बना सकना, सक्सेस हो जाना। इट टू द टॉप, टॉप मतलब होता है सबसे ऊंचाई पर, सर्वश्रेष्ठ या फिर बहुत शीर्ष पर, तो तुम शीर्ष पर पहुंच सकते हो। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, लाइफ यानी कि जो जीवन है वो फुल ऑफ माउंटेन्स है। अब यहाँ पर माउंटेन का मतलब तो वैसे पहाड़ होता है, पर्वत होता है, लेकिन यहाँ पर माउंटेन्स का मतलब है जीवन की कठिनाई से। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स यानी जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, अब ये माउंटेन्स के बारे में गिवन है। जैसे आपके जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, वो कुछ बिग होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ स्मॉल होते हैं। वैसे ही जो लाइफ है यानी जीवन है उसकी कठिनाइयाँ भी, सम आर बिग कुछ बड़ी कठिनाइयाँ हैं, एंड सम आर स्मॉल कुछ छोटी हैं। बट लेकिन इफ़ यू डोंट गिव अप, अगर तुम हार नहीं मानोगे, डोंट गिव अप का मतलब हार नहीं मानना, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानोगे, यू कैन ओवरकम देम ऑल, यू कैन तुम कर सकते हो, ओवरकम यानी उनको पार कर लेना, उनको जीत जाना, उन पर विजय पा लेना, तो तुम उन पर विजय पा सकते हो, उन्हें पार कर सकते हो। देम ऑल उन सारी कठिनाइयों को, यानी जितनी भी आपकी बिग स्मॉल ये सारी जो माउंटेन्स हैं, लाइफ की कठिनाइयाँ हैं, उनको आप पार कर लोगे। सो इसलिए कीप ऑन गोइंग यानी चलना जारी रखो, कभी रुको मत। ट्राई कोशिश करो, नॉट टू स्टॉप कोशिश ये करो कि आप कभी रुको नहीं। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, व्हेन यानी जब, यू कीप ऑन गोइंग जब तुम चलना जारी रखोगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप तो तुम टॉप यानी शीर्ष पर पहुंच सकते हो। यहाँ पर ये आपको ये बच्चा दिख भी रहा है, ये एक माउंटेन के टॉप पर खड़ा है और अब ये बहुत हैप्पी है, बहुत खुश लग रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट, इस पिक्चर को देखिए और इसको डिस्क्राइब करिए। तो आप क्या लिख सकते हो, देयर इज अ बॉय इन द पिक्चर, इस पिक्चर में एक बॉय है और वो क्या कर रहा है, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जो कि माउंटेन के टॉप में खड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द बॉय इज हैप्पी, आपको क्यों लगता है कि ये बॉय हैप्पी क्यों है। तो हमें इसलिए लग रहा है ये बॉय हैप्पी क्यों है कि ये जो माउंटेन था इसका रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ सा लग रहा है, लेकिन फाइनली इसने क्या किया, इसने चलना जारी रखा, यानी इसने हार नहीं मानी, इसने गिव अप नहीं किया और ये कहाँ पहुँच गया, ये माउंटेन के टॉप पर पहुँच गया। टॉप यानी सबसे ऊंचाई पर। तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे, द बॉय इज हैप्पी, लड़का खुश है, बिकॉज ही हैज़ फाइनली क्लिम्ड द माउंटेन, ही हैज़ फाइनली क्लिम्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन, कि ये फाइनली जो है माउंटेन के टॉप पर पहुँच गया है। कैसे, विदाउट गिविंग अप हिज एफर्ट्स, अपने जो प्रयास था उसको बिना त्यागे हुए, बिना छोड़े हुए वो कहाँ पर पहुँच गया, वो माउंटेन के टॉप पर पहुँच गया।
गिव अप हार मानना, कीप ऑन जारी रखना, स्टॉप रुकना, टॉप शीर्ष या सबसे ऊंचाई, माउंटेन्स पर्वत या कठिनाई, ओवरकम पार कर लेना, जीत जाना या सफल हो जाना, ट्राई मीन्स कोशिश करना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम डोंट बी एफ्रेड ऑफ द डार्क फ्रॉम यूनिट 5। आई होप आपको ये पोएम, इसके वर्ड मीनिंग और इसकी बुक एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है हेलेन केलर, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।